चलने दीजिए, थोड़ी देर चलने दीजिए, फिर कर दीजिए। ठीक है, देखो नाउन वर्सेस वर्ब। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो, नाउन वर्सेस वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब में फर्क है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन फिलहाल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वचन बहुवचन हमने पढ़े हैं शुरू तक, सही। फिलहाल एक वचन बहुवचन हमने बचपन तक पढ़े हैं। तो जो एक वचन बहुवचन है ना, यानी सिंगुलर प्लूरल, वो नाउन के भी बनते हैं और आपके वर्ब के भी बनते हैं। लेकिन ये याद रखना, प्रोनाउन के नहीं बनते। प्रोनाउन के नहीं बनते ना सिंगुलर प्लूरल, बता दो। नहीं पता? देखांगे थोड़ी देर में, देखांगे। ठीक है, चलो। यानी कि इसका क्या होगा, आपका सिंगुलर भी बनेगा और इसका आपका प्लूरल भी बनेगा। देखो, जब नाउन स्टार्टिंग में होता है ना बिल्कुल अकेला, तो वो होता है सिंगुलर। कैसा होता है? पिटेगा, बोर्ड पे देख ले। तो जब नाउन स्टार्टिंग में होता है ना, तो कैसा होता है? सिंगुलर। नाउन के पीछे हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं। एस या ई एस जब ऐड करेंगे, तो जो अपना नाउन भैया है ना, वो कैसा बन जाएगा? प्लूरल। जैसे देखो, बॉय सिंगुलर है ना, इसके पीछे एस लगा दो, बॉयज, प्लूरल बन गया। बात समझ में आ गई? बस सिंगुलर है ना, बी यू एस आएगा, बसेस। बात समझ में आ गई? तो ये प्लूरल बन गया। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। यानी कि नाउन के पीछे एस या ई एस को ऐड करके, एस या ई एस को ऐड करके हम लोग क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। तो इसी तरह वर्ब में भी होगा, है ना? तो वर्ब में थोड़ा उल्टा होगा, थोड़ा नहीं, पूरा ही उल्टा होगा। ठीक है, तो वर्ब का भी सिंगुलर होता है और वर्ब का भी आपका प्लूरल केस दोनों होता है। तो जो वर्ब होती है ना, वो स्टार्टिंग में प्लूरल होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है आपकी? उसके पीछे एस या ई एस लगा के उसको हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि नाउन के अंदर एस या ई एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के पीछे एस या ई एस मिल जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? बात समझ में आ गई? इज में पीछे एस है नहीं, हैज में पीछे एस है ना, डज में पीछे ई एस है ना, तो वो सब सिंगुलर वर्ब है। बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे हाँ, प्लूरल तो कुछ भी कर लो, जैसे हैव से हैज भी जाते हैं। डू होता है ना, डू, डी ओ, डू के पीछे ई एस लगा देते हैं, डज। ये देखो ई एस आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये सिंगुलर प्लूरल का खेल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ये अच्छे से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि कहां ये सिंगुलर प्लूरल, कहां ये सिंगुलर प्लूरल। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब सुनो, अब वर्ब के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ऐसे सही है, थोड़ा फास्ट फास्ट भी हो जाएगा ना। ठीक है, देखो बेसिक बेसिक बातें बता देता हूं मैं एक बार आपको। जो वर्ब होती है ना, उसके वैसे तो अलग अलग पार्ट है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो ही पार्ट देखेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, दूसरी होती है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। भाई जितने भी वर्ब पढ़ते हैं वो सारी मेन वर्ब है। दिक्कत बेसिक में हम लोगों को यहां आती है, हेल्पिंग वर्ब अच्छे से नहीं पता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के वैसे तो चार ही कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? सबसे जो पहली है वो है बी की फॉर्म, दूसरी है डू की फॉर्म, तीसरी है हैव की फॉर्म, और चौथी है आपकी मॉडल। बात समझ में आ गई? तो चार कैटेगरी में आपकी हेल्पिंग वर्ब्स
होती है, ठीक है। बी की फॉर्म के अंदर कौन से आएंगे, मैं यहां लिख देता हूं, बीज फॉर्म या फॉर्म ऑफ बी इज एम आर वोज वर बीन और खुद बी के पीछे आईएनजी बीन, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई डू की फॉर्म, डूज फॉर्म। आपको है ना जो नोट्स बनाने हैं ना बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है। थोड़ा कलरफुल बनाओगे ना, क्या है ना, पढ़ते वक्त थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहेगा, मतलब एंटरटेनमेंट का मतलब आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। डू की फॉर्म में कौन सी होती है, डू, डज, डिड, बस। नेक्स्ट है हैव की फॉर्म, इसमें आपका एक हैज, एक हैव, एक हैड, ठीक है। अब ये चौथे रह गए मोडाल्स या मॉडल। तो जो मोडाल्स है वो है आपके जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ought टू, ठीक है, रादर देन, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। वो जब मोडाल्स पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए एक बार इसको मैं यहां बॉक्स में कर लेता हूं कच, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली, बी की फॉर्म यानी इज एम आर वोज वर जो हम पढ़ते हैं ना बचपन से, वो किसकी फॉर्म होती है, बी की। डू डज डिड किसकी फॉर्म होती है, डू की। हैज हैव हैड किसकी फॉर्म होती है, हैव की। मोडाल्स अपने ये सब होते हैं। इनके पीछे रूल कौन सा लगेगा, या फिर इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है कि जो बी की फॉर्म होती है ना, हमेशा इनके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे आईएनजी होना चाहिए। इसके पीछे क्या होना चाहिए, जो मेन वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी। गो के पीछे आईएनजी गोइंग, रीड के पीछे आईएनजी रीडिंग, ठीक है। कम के पीछे आईएनजी कमिंग, डांस के पीछे आईएनजी डांसिंग, बात समझ आ गई, वो होना चाहिए। या फिर अगर इसका पैसिव वॉइस क्रिएट करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पैसिव लिख लेना, एक्टिव वॉइस के लिए ये होना चाहिए और पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। डू डज डिड हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो नेचुरल फॉर्म होती है ना वो कैसी होती है आपकी, प्लूरल। कैसी होती है, प्लूरल। हैज हैव हैड हमेशा अपने पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, वर्ब की, और ये भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जो प्लूरल वाली फॉर्म होती है ना हमेशा, ठीक है। दोबारा देखो, बी की फॉर्म देख लिया हम लोगों ने। बी की फॉर्म हमेशा, बी की फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से देखो नाम से पता लग रहा है जो हेल्प करेगी, क्या करेगी, किसकी, जो मेन वर्ब की हेल्प के लिए यूज हो वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कितने कैटेगरी में होती है, 4 कैटेगरी के अंदर होती है। कैटेगरी नंबर 1, ये 2, 3, 4। सबसे पहले हमने देखा बी की फॉर्म। बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर बीन और बीइंग होती है। इसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाना तो डू डज डिड के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नेचुरल फॉर्म यानी प्लूरल होती है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे साथ बोलो, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज डिड के साथ वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जितने मॉडल होते हैं उनके पीछे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म आती है। अब यहाँ पे एरर क्या देगा एग्जामिनर, इन सबको चेंज कर देगा। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, तो तुमने पता लग गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। इसी तरह यहाँ पे क्या करेगा, प्लूरल फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा के कुछ और फॉर्म बना देगा, आईएनजी लगा देगा। तो मोडाल्स के पीछे आईएनजी, आपको लफड़ा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देख ली, आराम से टिकाई थे। अब हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत है को नहीं आवे। और वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5। कितनी फॉर्म होती है, ठीक है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और ये मेरी टेंस वाली जो वीडियो है नहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, क्योंकि देखो यार टेंस अलग नहीं है, टेंस भी एक वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर बताया हुआ है अच्छे तरीके से। अब एक करके देखो, जैसे मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं। जो अंडरलाइन किया हुआ ना इसको इंप्रूव करो, क्या आएगा, ठीक है। देखो हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यानी डू की हमने कौन सी फॉर्म लानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, क्या होगी, इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, आईएनजी। तो गो के पीछे लगा दो डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो गो का गो। और शैल विल के पीछे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो का। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एरर कैसे दे देगा, डू ही लिख के छोड़ देगा। बात समझ में आ गई, डू ही लिख के छोड़ देगा। यहाँ पे एरर क्या देगा, यहाँ पे गोज लिख के दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर गोज होता तो वो अपना गलत होता। बात समझ में आ गई। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के एरर फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज और देखो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की एक खास बात होती है, मैक्सिमम 3 बार ही आ सकती है एक सेंटेंस में। कितनी बार आ सकती है, और मिनिमम 0। मिनिमम यानी एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब होगी और मिनिमम 0 मेन वर्ब, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो जो नोट होता है ना, नोट, नोट एडवर्ब होता है आपका, क्या होता है, और नो होता है एडजेक्टिव। नो क्या होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब प्लस जो मेन वर्ब है उसके बीच में अगर कोई आएगा ना तो एडवर्ब आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बात बोलो क्लियर। इसी सॉरी, तो तभी जो टेंस होता है ना उसमें बीच में नोट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो नोट आता है ना वो एडवर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता, दोनों बहन है और दोनों बहनों के बीच में एडवर्ब इनकी मां आ सकती है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। वर्ब का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, चलिए अगली जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव, क्या करेगा, एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा, यानी क्वालिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और दोनों की क्वालिटी बता सकता है वो, ठीक है। वैसे बेसिकली नाउन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है आपका डेटरमाइनर्स और आर्टिकल, डेटरमाइनर्स और आर्टिकल, ठीक है। बस इतनी ही बात देखनी है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। ये दोनों होते हैं, ये होते हैं इंडेफिनिट। कौन से आर्टिकल, और द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं रखना है एक बार में, ठीक है। तो इंडेफिनेट और डेफिनेट। उसके अलावा एडजेक्टिव के अंदर एक चीज और, जो नाउन होती है ना अपनी नाउन, उसके पीछे ओ यू एस जोड़ के हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे डेंजर, डेंजर के पीछे ओ यू एस क्या बनेगा, डेंजरस। डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव। डेंजर क्या है, नाउन। बात समझ में आ गई। डेंजर, डेंजर, डेंजर नहीं होता अगर डेंजर ना कोई वर्ब बनाए खड़ा हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया डेटरमाइनर्स, या जगह नहीं है,
नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव की भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। डेटरमाइनर्स को 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है ये देखो, पहले एक एक चीज को एक ही साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पिन पॉइंट, क्या करना बताया था, पिन पॉइंट करना किसी चीज को, यानी कि वो चीज अपने सामने होनी चाहिए, ऐसे उंगली का इशारा करके, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। क्या होते हैं? दिस दैट दीज, बोल लो, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव determiners. This that these those are demonstrative, sorry, हाँ demonstrative determiners, ठीक है। तो कौन से होंगे? this, that, these, those। समझ आया की बात? अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। बात समझ आ गई? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। प्रोनाउन के टॉपिक में ये बात हम अच्छे से, भाई सर दिस दैट दिस दोस्त, तो स्पेलिंग तो सेम रहेगी। अब हम कब पहचानेंगे कब ये एडजेक्टिव है कब ये प्रोनाउन है? तो जो प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव करवाऊंगा ना, जब एडवांस फाइनल पीक पे होंगे उस टॉपिक के, तब अपने आप आखिरी में तुम अपने आप बता दोगे, ठीक है। चलो, दिस का जो यूज होता है वो सिंगुलर चीज के लिए होता है और दैट का भी सिंगुलर के लिए होता है। दिस का यूज सिंगुलर यानी एक चीज के लिए, लेकिन वो नजदीक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? दैट का भी सिर्फ सिंगुलर यानी एक चीज के लिए होता है, लेकिन वो दूर होनी चाहिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दीज होता है और दैट का दोज होता है। दैट का, ठीक है, यानी एक से ज्यादा चीज लेकिन नजदीक होनी चाहिए, एक से ज्यादा चीज लेकिन दूर होनी चाहिए। समझ आई? दिस इज ए मार्कर, ठीक है। दैट इज माई बाइक, ठीक है। दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर हर स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? यानी दिस का एक खातर लेकिन नजदीक, दीज एक से ज्यादा हो बट नजदीक हो, दैट दूर खातर बट एक होना चाहिए, दीज दूर लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा जो केस है वो आपका, चलो, पोजेसिव वर्ड्स मैंने अभी बताया था आपको, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोजेसिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? पोजेसिव वर्ड यानी अधिकार बताएं, ठीक है। क्वांटिफायर, बस एक बार याद रख लो कि चौथी टाइप होती है वो क्वांटिफायर होती है। मैनी, सम, कुछ इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सब आपके क्वांटिफायर्स होते हैं। बात समझ में आ गई? इन सब को लिखने का पर्पस क्या है कि ये सब अपने पीछे, एक तो पहली बात तो ये एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? और अपने पीछे नाउन लेंगे। दिमाग में यह बात याद रख लो, एडजेक्टिव हमेशा अपने पीछे नाउन लेगा ना। इन सब वर्ड के पीछे हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, पॉजेसिव वर्ड्स में एक बार और लिख देता हूं फिर भी। माई, बोल लो साथ ही साथ, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं। ये होते हैं पॉजेसिव वर्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब इनका थोड़ा सा और एक एडवांस प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखो, अब देखो ध्यान से, एडजेक्टिव के बारे में देख लिया ना। चलो आज एडजेक्टिव की पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे बस। जो एडजेक्टिव होता है ना, वो अपने पीछे सिर्फ नाउन लेगा और कुछ भी नहीं लेगा। जैसे सुनो, राम, एडजेक्टिव छोड़ो, आर्टिकल देखो पहले।
आर्टिकल्स होते हैं ना, क्योंकि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो अपने पीछे क्या लेंगे, नाउन लेंगे। राम इज अ बॉय, इज अ, बात समझ में आ गई। तो जो ये बॉय है ये नाउन हो गया, इसके आगे क्या आ गया, आर्टिकल। यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, आ सकता है। आर्टिकल और जो नाउन है ना, इसके बीच में आ सकता है एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव का ही तो पार्ट है, एडजेक्टिव फाइनल फॉर्म में आ जाए तो क्या दिक्कत है। ये तो अलग अलग रूप बदल के खेल रहा था क्रिकेट, अब असली दानव रूप में आगे खेलने लग गया। तो कैसे, राम इज अ गुड बॉय, इसको अंडरलाइन कर लेना कॉपी में तुम लोग, ठीक है। ये देखो, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, फिर नाउन, नाउन, वर्ब, ये देखो आर्टिकल और नाउन, उसके बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव। बस इतना ही अंडरलाइन करना, पूरा अंडरलाइन मत करियो, ठीक है। क्या सर कुछ और भी आ सकता है, हाँ एक लास्ट चीज और आ सकती है इनके बीच में, आर्टिकल, उससे आगे एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। तो यानी कि ये फॉर्म भी आ सकती है सेंटेंस, राम इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ वेरी, तो ध्यान से देखो, नाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब यहां पे एक चीज सीखनी है कि जो आर्टिकल है किसके लिए आया है, ये आर्टिकल आया नाउन के लिए, किसके लिए, पहली बात आर्टिकल किसके लिए आया है और एडजेक्टिव भी किसके लिए आया है, आर्टिकल किसके लिए आया है, एडजेक्टिव किसके लिए आया है, लेकिन एडवर्ब किसके लिए आई है, ये चीज सीखनी है हमें। यानी कि एडवर्ब, अब सर एडवर्ब तो गुड के पास है, ए और गुड के बीच में फंसी, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि ये इसके लिए आई, नहीं, अपने नजदीक वाले वर्ड के साथ आएगी। समझा की बात, बोलो कोई दिक्कत। तो बस एडजेक्टिव में सिर्फ यही बात सीखनी थी कि आर्टिकल हमेशा अपने पीछे नाउन को लेगा, और आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है या फिर एडवर्ब आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो एडवर्ब आएगी वो किसके लिए आएगी, एडजेक्टिव के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। और क्या करना, बस इतना ही है आज के लिए, सिर्फ इतना ही करते हैं। एक तो वैसे वर्ब का लास्ट पार्ट रह गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी, उसके लिए एक काम करना, टेंस वाली वीडियो देख लेना, यहाँ भी नहीं करूंगा बार बार में, ठीक है। उसमें V1 V2 V3 V4 V5 ऐसा है, आराम करो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा है वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, कितनी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होगी, देखो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। भाई बेसिक में तो इतना ही चलता है, देख लो। अगर काफी टीचर ऐसे होते हैं 10 मिनट में सारी पार्ट ऑफ स्पीच ही कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या रह गया, कंजंक्शन रह गया, प्रेपोजिशन रह गया, इंटरजेक्शन रह गया, बस एडवर्ब तो हो ही गया। चलो कर ही लेते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट, ठीक है। दूसरी क्लास है भाई हमारी, पहली क्लास नहीं है, 10 मिनट नहीं हुआ, ठीक है। देखो नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में सिर्फ इतना जान लो कि अपने नजदीक वाले वर्ड के लिए आती है, उसको फॉलो करेगी। क्या है ये, एडवर्ब। एडवर्ब नजदीक वाले वर्ड को फॉलो करेगी, जैसा एग्जांपल में हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करती है, टू ज्वाइन। क्या करेगी, टू। एक्सक्लेमेशन यानी इंटरजेक्शन कल बता ही दिया था क्या है भाई, जो सडन एक्सप्रेशन दिखाते हो इंटरजेक्शन। अब रह गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है प्रीपोजिशन, हाँ, क्योंकि गलत प्रोनाउंशिएट करना भी गुनाह है। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन कुछ नहीं करता, जो अपने पीछे हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेगा, हमेशा नाउन या फिर, अच्छा जरूरी नहीं नाउन या प्रोनाउन ही आए, आर्टिकल वगैरह के साथ भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज इसके पीछे उठ के आ सकती है, ये बात याद रखना। यानी कि नाउन क्लोज नहीं मिलेगी, नाउन फ्रेज आ सकती है। क्या आ सकती है, बात समझ आएगी। नाउन फ्रेज में क्या होता है, वर्ब नहीं होती, ठीक है, बताइए ये बात। तो बेसिकली अकेला एक वर्ड नहीं आएगा सर। अब ऐसा ना हो ऑन ए बॉय फिर ऑन द टेबल, अब कहोगे सर ये दा कहां से आ गया, टेबल ही आना चाहिए, सीधा नहीं, आर्टिकल आ सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन आ सकता है, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। जो लास्ट स्ट्रक्चर था ना, जो यहां लिख रखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो वाला पूरा प्रोनाउन के पीछे आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये प्रेपोजिशन के पीछे आएगा ना, कौन सा केस आएगा,
ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, कभी भी सब्जेक्ट की फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के पीछे कभी भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। किसको? ये पूरे ग्रुप को बोलेंगे, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आज की क्लास में अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सीखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रेडिकेट और ये सब देखेंगे। 2 क्लास के अंदर अपना ये काम होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।